forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos. Good morning everyone. Today we are going to start the first chapter, the story of the first cities, the हड़प्पन आर्कियोलॉजी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस रिवर वैली में इसकी जो मोस्ट ऑफ द साइट्स थी वो वहाँ पे लोकेटेड थी। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट सिटी एक्सकेवेट हुआ था वो था हड़प्पा, और उसी से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम पड़ा। और इसको हड़प्पन कल्चर भी बोल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है, आपके जो बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है, कि इसके काफ़ी सारे जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हैं उसके लिए ये जानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्टिफैक्ट वो चीज़ें होती हैं जो पास्ट में लोग यूज़ करते थे, एंशिएंट पीपल यूज़ करते थे, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो यूटेंसिल्स हैं, जो कुछ भी कोई यूज़ करता था पास्ट में उसको आर्टिफैक्ट ही बोला जाता है। ये जो हैं काफ़ी सारे जो इनके टूल्स वगैरह पाए गए हैं वो कुछ तो उनमें से स्टीटाइट के बने हुए थे। स्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो पाउडरी फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और इसको सोप स्टोन भी बोल देते हैं, सोप SOAP। सील्स भी मिली हैं, और जो इनकी सील्स हैं उनके ऊपर एनिमल मोटिफ बने होते हैं। एनिमल मोटिफ का मोटिफ एक डिज़ाइन होता है, जैसे कि आप ये सामने इसमें देख सकते हैं जो सील लगी हुई है, दिस इज़ मोटिफ, एनिमल मोटिफ। और इनके ऊपर कुछ लिखा भी होता है, हर सील के ऊपर कुछ, ये जो आप देख रहे हैं जो फिश और ये स्टिक्स ये डिज़ाइन से बने हुए, ये इनकी राइटिंग थी। तो हर सील के ऊपर कुछ डिज़ाइन बने हैं और साथ में ये कुछ लिखा भी हुआ है। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो अब तक अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब है उसको अब तक कोई भी पढ़ नहीं पाया, वो एक मतलब पहेली बनी हुई है। अब जो कुछ भी हमें इन लोगों के बारे में पता चला है वो सब इनकी जो भी चीज़ें हमें मिली है उनको देख देख के ही हमें पता चला है, कि जैसे हाउसेस, जिस टाइप के हाउसेस मिले हैं, बर्तन मिले हैं, कुछ गहने मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, बस इन्हीं को देख के हम जितना पता लगा सकते हैं हमें पता चला है। अदरवाइज़ इनकी राइटिंग अगर पढ़ पाते तो बहुत ज़्यादा पता चल जाता, लेकिन अब सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कैसा सिस्टम था। अब आगे चलते हैं। इसमें साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ चीज़ों का हमें पता चल गया, लेकिन ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हमेशा के लिए हमारे लिए अननोन रहेंगी। हड़प्पा वालों की कुछ चीज़ों को हम जान नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इनकी राइटिंग जो है किसी के समझ में नहीं आई, उसको कोई डिसाइफर नहीं कर पाया। अब आगे चलते हैं। इसमें टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। तो टर्म्स में किसके लिए कौन सी टर्म जो है यूज की गई है वो बताया गया है। तो इसको द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है। और कल्चर टर्म जो है किसी भी एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करी जाती है, कि कोई एक जैसी चीज़ें मिली हैं, उनका अपना स्टाइल है और वो इकट्ठी मिली हैं कहीं पे, किसी जगह पे, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो उन चीज़ों को जो स्टडी करके वो एक कल्चर बोलते हैं फिर उसको, कि इस कल्चर, ये सारी चीज़ें एक कल्चर से बिलोंग करती हैं। तो जो हड़प्पा की इतनी सारी साइट्स मिली हैं उनमें सेम टाइप की जो चीज़ें मिली हैं वो हड़प्पन कल्चर भी कहलाता है। और हड़प्पन कल्चर के जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो है जैसे सील्स हैं, बीड्स हैं। बीड्स तो आपको पता ही होगा, मन के। सील ये होती है जिसका ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है। और वेट होते हैं बट्टे जिससे वजन मापते हैं। गांव में पहले जो तुला होता था उसमें वो लोहे के बने हुए जो है बट्टे होते थे, उसी से वो चीज़ों को तोलते थे कि इसमें कितना वजन है। आजकल तो डिजिटल आए हुए हैं ये डिवाइसेस किसी भी चीज़ का वजन तोलने के लिए। और इनमें से स्टोन ब्लेड्स भी हैं जो इन्होंने निकाले हैं एक्सकेवेशंस में।
बेक्ड ब्रिक्स भी पाई गई हैं, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स जो है वो पकी हुई ईंटों की बनी हुई हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं बड़ी दूर दूर के एरियाज तक भी पाए गए हैं, जैसे अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात और इन सब एरियाज में। अब इसका क्या टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो है आपकी बुक में जो लिखा वो है 2600 से लेके 1900 BC तक का इसका टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इससे पहले भी वहाँ पे कुछ कल्चर्स थे, तो उन कल्चर्स को अर्ली हड़प्पन कल्चर बोला जाता है, कि हड़प्पा से जो पहले कल्चर एग्जिस्ट करता था वो अर्ली हड़प्पन, और जो हड़प्पा वालों के बाद जो कल्चर वहाँ पे पैदा हुआ, जो लोग वहाँ पे अपना जिनका यूनिक स्टाइल था, उसको लेट हड़प्पन बोलते हैं। तो अभी फिर जो जिसको हम हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके एग्जैक्ट टर्म जो है इस लेट और अर्ली हड़प्पन वाले के हिसाब से उसको फिर बोलेंगे मैच्योर हड़प्पन कल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें ये मैप दिया गया है, ये हड़प्पन साइट्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात से लेके, ये गुजरात में रंगपुर, नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, और फिर ये इधर हरियाणा राखीगढ़ी, और ये मांडा, ये पाकिस्तान की जो जगह हैं, ये सारी हड़प्पन साइट्स हैं। अब इसमें बिगनिंग्स में आगे इन्होंने बता रखा कि जो प्री हड़प्पन कल्चर था उसके बारे में इन्होंने बता रखा कि जो मैच्योर हड़प्पन से पहले वहाँ पे जो लोग थे उनको हम प्री हड़प्पन पीपल बोलते हैं। तो ये जो प्री हड़प्पन थे इनके क्या स्पेशल फीचर्स थे, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। प्री हड़प्पन के क्या फीचर्स थे, या ये आ सकता है कि डिफरेंस बताओ प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन में। तो प्री हड़प्पन वालों की डिस्टिंक्टिव पोट्री थी, मतलब इनकी पोट्री का डिज़ाइन यूनिक था, अलग था। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हड़प्पा वालों से पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे सेम जगह पे। वो कहाँ, कुछ लोग उनमें से जो है पेस्टोरलिस्ट भी थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जो घूमते रहते हैं पशुओं को लेके, वो पेस्टोरलिस्ट कहलाते हैं, और वो उस प्रोसेस को पेस्टोरलिज्म कहते हैं। और इनकी अपनी कुछ क्राफ्ट्स भी थी। आगे इनकी स्पेशल बात थी कि इनकी जो सेटलमेंट्स थी ना वो स्मॉल थी। यहाँ पे सेटलमेंट का क्या मतलब है, जैसे इनका चाहे गांव था चाहे शहर था, वो छोटा ही था साइज में, वो बड़ा नहीं था। और दूसरा, इनकी कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं पाई जाती, मतलब छोटे छोटे गांव या शहर थे और छोटी छोटी ही वहाँ पे बिल्डिंग थी प्री हड़प्पन वालों की। और ये भी एक स्पेशल बात आपको इसके बारे में मेंशन करनी पड़ेगी कि देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द मैच्योर हड़प्पन। ये जो इन्होंने अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में जो गैप बताया, इसका क्या मतलब है कि पहले सेम जगह पे जो प्री हड़प्पन लोग रहते थे, जब वो सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई, फिर कुछ साल का वहाँ पे गैप रहा, वहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर उसी जगह पे कुछ सालों बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आई। इसे कहते हैं कि दोनों के बीच में, प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में गैप था। आगे हम डिस्कस करेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में आते हैं कि जिंदा रहने के लिए वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं अपनाते थे। इसमें बताया है इन्होंने कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लोग थे वो अर्ली हड़प्पन कल्चर वालों से थोड़े से उनके फीचर्स अलग थे। कुछ ऐसी भी साइट्स थी सेम साइट्स पे ही जो है, ये आप मैप को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि अगले पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्री हड़प्पन साइट्स, ये देख लो गुजरात और ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये हरियाणा, पंजाब और ये वाले एरियाज। तो सिमिलरली अब आप ऊपर देखोगे कि ये जो मैच्योर हड़प्पन है, देखो ये भी यही गुजरात और हरियाणा, पंजाब और ये पाकिस्तान वाले एरिया में सेम जगहों पे ये थी। तो ये कहते हैं कि जो प्री हड़प्पन थी जब वो कोलैप्स हुई तो कुछ सालों बाद उसी जगह पे ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। इन दोनों कल्चर्स के बीच में कुछ कॉमन फीचर्स भी थे, कुछ सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज थी जो कॉमन थी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाले
बात कि दोनों ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। जो हड़प्पन लोग थे वो काफ़ी तरह के प्लांट से अवगत थे, उनको यूज़ करते थे और एनिमल्स को भी ये यूज़ करते थे, मीट वगैरह भी खाते थे, फिश भी ये लोग यूज़ करते थे। तो हड़प्पन लोगों के बारे में अगर उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में किसी को जानना है तो आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं कि जो चार्ड ग्रेन्स यहाँ पे मिले हैं, चार्ड ग्रेन्स होते हैं जो जले हुए काले हो जाते हैं ग्रेन्स, उनके कुछ पीसीज मिले हैं, तो उसके बेसिस पे जैसे गेहूं के पीसीज मिले हैं, दाने मिले हैं, तो उससे उनको पता चलेगा गेहूं भी खाते थे। बारले मिली है तो उनको पता चलेगा बारले भी खाते थे। तो ऐसे जो भी चार्ड ग्रेन्स के पीसीज मिले हैं उसके बेसिस पे इन्होंने इनकी खाने की जो हैबिट्स थी उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है। इसको कौन पढ़ता है? ये जो चार्ड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं, प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स मिलते हैं, इनको स्टडी करते हैं आर्कियोबोटनिस्ट। आर्कियोबोटनिस्ट वो लोग होते हैं जो एंशियंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, उन्हीं के एक्सपर्ट होते हैं कि पुराने ज़मानों के पास्ट के अगर कोई एनिमल, कोई प्लांट रिमेन्स इनको मिल जाते हैं तो उनको पढ़ने के लिए इनके पास स्पेशल टैलेंट होता है। दे हैव डन कोर्सेज इन दैट फील्ड ओनली। अब हड़प्पन साइट से जो ग्रेन्स मिले हैं उनमें है जैसे वीट है, बारले है। वीट तो गेहूं हो गया, बारले जो होती है जो आपकी नवरात्रों में उगाई जाती है ना घरों में, वो जो होती है बारले। लेंटिल होते हैं पल्सेस। चिकपी ये चना होता है, चने की ही एक स्पीशी होती है। सिसमी ये तिल होता है। तो इनको यूज करते थे हड़प्पा वाले लोग। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। जो मिलेट है, मिलेट होता है आपका कोर्स ग्रेन्स जैसे बाजरा वगैरह है, ये गुजरात वाले रीजन से पाया गया है। मतलब जिन ग्रेन्स को हड़प्पन वाले यूज करते थे वो थे वीट, बारले, लेंटिल, चिकपी, सिसमी एंड मिलेट्स। राइस भी मिला है लेकिन रेयर है, बहुत ही कम मिला है राइस इनकी साइड से। मतलब राइस भी यूज तो करते थे पर कम करते थे। अब जो एनिमल बोन्स मिली हैं हड़प्पन साइट से उससे पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल्स को यूज करते थे। एनिमल बोन्स में इनको मिली है कैटल की मिली है, शिप मिली है, गोट मिली है, बफलो मिल गई और पिग। और इसकी स्टडी जो बोन्स वगैरह मिलती हैं, जो एनिमल्स के रिमेन्स मिलते हैं उसकी स्टडी करने वालों को बोलते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे इसको ऐसे याद रख लेना कि जू में जो है एनिमल्स वगैरह रहते हैं तो एनिमल्स रिमेन्स की जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोजूलॉजिस्ट बोलते हैं। 1 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब कुछ वाइल्ड स्पीशीज की भी यहाँ पे बोन्स मिली हैं जिनमें से एक है बोर। बोर होता है आपका जंगली सुअर। डियर मिली है, डियर तो हिरन होती है। घड़ियाल, जो आपका घड़ियाल का नाम सुना होगा, मगरमच्छ टाइप होता है एक। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बारे में श्योर नहीं है कि हड़प्पन लोग जो थे वो खुद इन एनिमल्स को हंट करते थे या किसी और से हंटिंग करवाते थे और फिर इन एनिमल्स को ये यूज करते थे। ऐसा डाउट क्यों हुआ कि ये खुद हंटिंग करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकवेशंस किए हैं उनमें वेपन्स बहुत कम मिले हैं। तो वेपन्स कम मिले तो इसका मतलब इनको हंटिंग का या फाइटिंग का ज़्यादा शौक नहीं था। आगे देखते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को हम देखते हैं कि ये तो कंफर्म हो चुका कि ये लोग जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, इंगेज्ड थे, क्योंकि ग्रेन्स मिले हैं। तो ग्रेन्स मिले हैं तो उनको उगाते होंगे तो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन ये श्योर नहीं है कि जब क्रॉप्स उगाते थे वो सीड को ऐसे ही फेंक देते थे खेतों में, स्कैटर कर देते थे, या हल चला के उसको अच्छे से प्रॉपरली लैंड को जोत के और फिर वहाँ पे हल से वो उगाया जाता था। अब जैसे हम सील्स वगैरह देखते हैं और उसमें या फिर जो टेराकोटा के इनके स्कल्पचर देखते हैं। टेराकोटा होता है
कि जो आपका जो क्ले की कोई चीज़ें बना के फिर उनको हम पका लेते हैं तो वो टेराकोटा कहलाता है। तो टेराकोटा के भी कुछ टॉयज मिले हैं, जैसे एक हल का खिलौना मिला है। तो इसका ये मतलब है कि ये हल यूज़ ज़रूर करते थे। और ये हल के जो टॉयज मिले हैं ये चोलिस्तान वाले एरिया में मिले हैं। चोलिस्तान तो इंडिया में नहीं है, बनवाली हरियाणा में है। हरियाणा में भी जो है प्लो के टॉयज मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगा राजस्थान में, कि जहाँ पे खेत को जोता गया है। प्लोड फील्ड मतलब खेत में हल चलाते हैं ना, तो एक डिज़ाइन सा बन जाता है, उसको बोलते हैं फुरो। हल चलाने के बाद जो एक लाइन सी बन जाती है ना, ऐसी लाइन लगी हुई मिली है। और ये राइट एंगल्स पे एक दूसरे को काटती हैं ये लाइनें जो खेतों में मिली हैं। इसका मतलब यहाँ पे हल चलाया गया था। और इससे ये भी हिस्टोरियंस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद 2 तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती थी। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. अब ये क्वेश्चन उठता है, इनको स्टोन ब्लेड्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे एक्सकेवेशंस में। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो स्टोन ब्लेड्स थे इन ये वुडन हैंडल्स में फिट किए गए थे या फिर मेटल टूल्स के साथ वो काम करते थे। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि उनकी राइटिंग इनको अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है। जो हड़प्पन साइट्स थी वो ज़्यादातर उनमें से सेमी एरिड एरियाज में लोकेटेड हैं। सेमी एरिड का मतलब जो उसको आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फर्टाइल है और बिल्कुल सूखी भी नहीं कह सकते, मीडियोकर सी लैंड में लोकेटेड हैं। तो इरिगेशन वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और कुछ जगहों पे कैनाल्स के ट्रेसेस भी पाए गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल नहर खुदाई कर देते हैं ना हम, उसके भी एविडेंसेस यहाँ पे पाए गए हैं। ये कैनाल जो है ये मिली है शोर्तुगई अफगानिस्तान में। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते थे अपने लोगों को। पंजाब और सिंध में ऐसी कोई कैनाल्स नहीं मिली। इसका ये रीज़न हो सकता है कि इधर ऑलरेडी इतनी सारी नदियाँ थी, उनको शायद इनकी ज़रूरत ना पड़ी हो। It is possible that the ancient canals silted up long ago. ये भी माना जा सकता कि हो सकता है पंजाब और इधर इन्होंने कैनाल्स बनाई हो, लेकिन सालों पहले ही उनमें जो है सिल्ट जमा हो गई हो। या ये भी हो सकता है जैसे इतने सारे वेल्स को ये यूज़ करते थे कि वेल्स को ही ये इरिगेशन के लिए यूटिलाइज करते थे, क्योंकि वेल बहुत ज़्यादा हर शहर में और हर साइट पे मिले हैं। धोलावीरा में वाटर रिजर्व्स भी मिले हैं, जो कि इनकी एक स्पेशल बात मानी जाती है कि धोलावीरा का जो वाटर सिस्टम था बहुत ही यूनिक था। और तो इससे ये भी पता चलता है कि शायद इन्होंने वाटर को स्टोर किया था अपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए। आगे चलते हैं। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, उसको ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते होंगे। मेनली क्या होता है इनका कि जनरली उसकी शक्ल देख के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अपने वाले किस चीज़ से मिलती है। जैसे इनको एक बड़ी स्पून मिली, लैडल बोलते हैं उसको, मिल गई, तो अब उसको देखेंगे अपने ऐसी कोई चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, कहते हैं हाँ भी यूज़ करते हैं अपने किचन में, जो सब्जी वगैरह डालते हैं पतीले में से निकाल के सर्व करने के लिए, तो ये भी ऐसे ही करते हैं। तो ये ऐसे जनरली उसकी शेप देख के और अपने वाले से मैच कराते हैं, फिर उसके बाद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है ऐसे ही किसी चीज़ का, वो है सैडल क्वर्न की। जो सैडल क्वर्न्स पाई गई हैं कि ग्राइंडिंग करने के लिए भी ये कोई इक्विपमेंट यूज़ करते होंगे, और उस ग्राइंडिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए कोई चीज़ों को जैसे मिलाना है, और कुकिंग के लिए। ये जो सैडल क्वर्न्स थे ये स्टोन के भी बने होते थे, मेटल के भी बने होते थे, और टेराकोटा के भी।
एक ये ऐसा एक्सपर्ट लिया गया है कि जो अर्लीस्ट रिपोर्ट थी एक्सकेवेशंस की मोहनजोदाड़ो से, उसमें से ये एक्सेप्ट उठाया गया है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एक्सेप्ट, तो उसमें आप यही बताओगे कि वन रिपोर्ट ऑन एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदाड़ो, ये इसका सोर्स है, ये जो आपका बुक्स में दे रखा है। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। इसमें दे रखा है ये सैडल कॉइन्स के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं और ऐसा लगता है कि शायद इनको जो है ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। और ये बिल्कुल रफ सा इनका स्ट्रक्चर होता था। आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। ओहो, ये सारा येलो हो गया ना, फिर दिखाई देना ही बंद हो जाता है। इनका जो बेस होता था ये ठीक है, ये लाइन रह गई अभी। ये रफली मेड होते थे, ग्रिटी होते थे। ग्रिटी का मतलब ये दानेदार टाइप से होते थे और इग्नियस रॉक के बने होते थे या सैंडस्टोन के भी बने होते थे। और इनके ऊपर जो है साफ साफ साइंस नज़र आते थे कि ये जो है किसी भी हार्ड चीज़ को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किए जाते थे। इनका जो बेस होता था वो कॉन्वेक्स होता था, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जो नीचे ये पिक्चर दे रखी है ये देखो, इसका बेस जो है ऐसे कॉन्वेक्स दे रखा। तो ये जो सैडल कॉइन्स होते थे इसका बेस ऐसे कॉन्वेक्स होता था और इसको जो है ज़मीन में, शायद ही कॉन्वेक्स इसलिए बनाया गया है कि इसको ज़मीन में फिक्स कर देते थे ताकि ये रगड़ते वक्त, ये देखो ये पत्थर है, इसको रगड़ने के लिए यूज़ करते थे वो। जब इसको रगड़ेंगे ताकि ये टू एंड फ्रो मोशन करते वक्त ऐसे हिले ना, टू प्रिवेंट रॉकिंग, दीज वर मेड इन कॉन्वेक्स शेप। उनको ज़मीन में सेट कर दिया जाता था। तो इनमें से हमें 2 टाइप की सैडल कॉइन्स मिली हैं, जिनमें से एक तो ये इस टाइप की होती थी जिसमें रगड़ने के लिए यूज़ किया जाता था कि ये एक कॉन्वेक्स शेप है और दूसरे को ऐसे इसको टू एंड फ्रो मोशन के लिए यूज़ करके ऐसे चीज़ों को इस पर रख के रगड़ा जाएगा। ये जनरली जो है ग्रेन्स के लिए यूज़ किए जाते होंगे, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। दूसरे टाइप के थे, जैसे उनकी शेप ऐसे होती थी, इस टाइप की शेप होती थी और एक उसके ऊपर कूटने के लिए ऐसे पत्थर का ही बना हुआ होता था। इसमें चीज़ डाली यहाँ पे और फिर जो है इसको हाथ में पकड़ के इसके ऊपर हिट करते थे। तो इस हिट करने वाले को, इसको ऊपर वाले को पाउंडर बोला जाता था। और फिर कूटने की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी कैविटी भी जो इसके अंदर बन जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि इस टाइप के ये वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, इस टाइप के तो यूज़ किए जाते थे करी तैयार करने के लिए, स्पाइसेस वगैरह कूटने के लिए। और इस जो नीचे दे रखा है ये शायद ग्रेन को क्रश करने के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, ये पाउंडर और ये सब मैंने बता दिया। फिर इसमें लास्ट में ये बता रखा है कि ये सच में ही ऐसा लगता है इनको देख के कि इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे किचन में, क्योंकि जब ये एक्सकेवेशंस में मिले थे तो इनके कुछ वर्कर्स ने इसको उधार मांगा था आर्कियोलॉजिस्ट से कि ये प्लीज़ हमें उधार दे दें, हम अपनी किचन में इसको यूज़ करेंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि ये ऐसे ही किसी पर्पज़ के लिए वो लोग भी यूज़ करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल नॉट यूज़ हाइलाइटर बिकॉज इट मेक्स ऑल द थिंग्स येलो। आई विल सिंपली यूज़ दिस। इसको थोड़ा सा थिन कर देती हूँ। यस, दिस इज़ नाइस। अब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदाड़ो जो है इसका एक एग्जाम्पल है, प्लैन्ड अर्बन एग्रीकल्चर का ये एग्जाम्पल है। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसका सबसे यूनिक फीचर था कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सेंटर्स थे इसके जो सिटीज़ थे। तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के ऊपर चलिए हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मोहनजोदाड़ो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस साइट है, पर सबसे पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी वो थी
हड़प्पा। ये जो सेटलमेंट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है मोहनजोदाड़ो को। एक को सिटाडल बोलते हैं। सिटाडल जो होता है वो ऊंचा होता है और दूसरे को लोअर टाउन बोलते हैं। दूसरा जो लोअर टाउन होता है वो बड़ा तो होता है पर उसकी हाइट कम होती है। मतलब जो सिटाडल जिसको बोल लेंगे आप, सिटाडल ऊंचा होगा पर उसका एरिया कम होगा, और जो लोअर टाउन है वो नीचा होगा पर उसका एरिया बहुत बड़ा होगा। ये आपको कंपैरिजन याद रखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कि लोअर टाउन और सिटाडल में डिफरेंस बताओ, तो उनके ये डिफरेंस हो जाएंगे। एक डिफरेंस भी इसमें नीचे लिखा हुआ है किसी बॉक्स में कि जो इनका सिटाडल था वो ईस्ट में बना होता था और लोअर टाउन जो है वेस्टर्न डायरेक्शन में बना होता था। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसको जो लोअर एक जो ऊंचा था उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडल नाम दिया, और जो बड़ा था साइज में उसको इन्होंने लोअर टाउन का नाम दिया क्योंकि वो लोअर था। और सिटाडल इतना ऊंचा इसलिए बन जाता था क्योंकि पहले वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और उसके ऊपर फिर जो है ये घर बनाए जाते थे। तो वो जो ब्रिक्स का बना हुआ प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, फिर उसके ऊपर घर बनाए। इस वजह से सिटाडल की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और इसके चारों तरफ जो है दीवार निकली होती थी। और इस दीवार का ये मतलब है कि ये लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेट होता था, दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं थे, इनके बीच में एक दीवार होती थी। लोअर टाउन के भी चारों तरफ एक दीवार निकली होती थी। यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स पाई गई हैं। इसके नीचे भी एक प्लेटफॉर्म बना होता था लोअर टाउन के नीचे भी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म की हाइट बहुत कम होती थी और ये फाउंडेशन की तरह काम करता था, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। ऐसा ये अंदाज़ा यहाँ पे दे रखा है कि जो भी ये एग्जाम्पल दे रखा है साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि अगर एक लेबरर जो है अगर एक रफली 1 क्यूबिक मीटर अर्थ डेली रिमूव करे तो तब जाके ये फाउंडेशन जो है बनी होगी। इसका सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा लेबरर्स की इस काम में ज़रूरत पड़ी होगी जब ये बिल्डिंग्स बनाते थे, जब ये सिटाडल्स और लोअर टाउन को क्रिएट करते थे। फिर जब एक बार ये प्लेटफॉर्म वगैरह तैयार हो जाते थे तो इनकी जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो वहाँ पे फिक्स एरियाज में ही इनकी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जो कि एक वेल प्लान्ड तरीके से बनाई जाती थी। तो इस हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेटलमेंट थी इनमें सबसे पहले इसको प्लान किया गया था और फिर प्लान के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जब हर जगह हर सिटी में सेम सिस्टम मिल रहा है कि पहले प्लेटफॉर्म बना हुआ है फिर उसके बाद इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, तो इसका मतलब इनके पूरे तरीके से पहले ये प्लान करते थे, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करते थे। अगर दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये एक बहुत अच्छी खासी प्लान की जाती थी ये सिटीज़ बनाने के लिए, तो उसमें ये आएगा कि एक तो जैसे हर जगह ये पाया गया कि पहले प्लेटफॉर्म बना के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई, ये प्लान का पहला पॉइंट है। उसके दूसरे पॉइंट में आप ये वाली बात बोलोगे कि इनकी जो ब्रिक्स थी, अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स, तो इन ब्रिक्स का जो साइज होता था वो सेम होता था। पहले इनको धूप में सुखाया जाता था, फिर इनको पकाया जाता था और फिर इनको बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, और इनके सेम रेशियो होता था। रेशियो आप इसको बोलोगे 4:1, मतलब उसकी अगर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी और उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो काफ़ी कम ले लिया मैंने। अब इसी रेशियो में थी, मान लो उसकी 5 सेंटीमीटर हाइट है तो 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो जाएगी और
20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। ये रेशियो होता था उनके ब्रिक्स का। तो ये जो ब्रिक्स का रेशियो है ये भी ये दर्शाता है कि ये सिटी जो है वेल प्लान तरीके से पहले प्लान की जाती थी, उसके बाद उस प्लान को एक्सिक्यूट किया जाता था। फिर इसमें ये प्लाइट ऑफ हड़प्पा के बारे में बता रखा है। इसमें ये बताया गया कि जब पहले हड़प्पा डिस्कवर हुआ तो तब पता चला कि पहले ही जो है इसकी ईंटों को ब्रिक रोबर्स ने लूट लिया। ये ब्रिक रोबर्स कौन थे? बेसिकली ये थे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स। उनको रेलवे ट्रैक बनाने के लिए पत्थर के टुकड़ों की ज़रूरत होती थी और इनको ये ईंटें वहाँ मिल गई तो वहाँ से इन्होंने उखाड़ के अपनी रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इसको यूज़ कर लिया। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और ये ही उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। और इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। ये उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे और ये काम इन्होंने स्टार्ट किया गया था एक्सकेवेशंस वगैरह का। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी सारी ईंटें यहाँ से लेके जा चुके हैं। इतनी ईंटें लेके जा चुके हैं कि शायद 100 माइल्स तक की रेलवे ट्रैक बिछाया जा सकता है उससे, फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। तो काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स थी वो डैमेज हो चुकी थी, लेकिन बाद में मोहनजोदाड़ो जब एक्सकेवेट हुआ तो ये जान चुके थे कि ये एक सिटी है, ये एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो मोहनजोदाड़ो को इन्होंने अच्छे से जो है प्रिजर्व करके रखा, लेकिन हड़प्पा को प्रिजर्व नहीं कर पाए। इसमें आगे दे रखा है लेइंग आउट ड्रेन्स की ड्रेन्स को कैसे, जो इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसे था। हड़प्पा वाले अपने यूनिक ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं कि आज के जो सिटीज़ हैं, आपका चंडीगढ़ है जैसे वेल डेवलप्ड माना जाता है, तो इस उनका भी इतना गुड क्वालिटी शायद ड्रेनेज सिस्टम ना होगा जितना हड़प्पा वालों का था। इनका सबसे यूनिक फीचर है प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप लोअर टाउन के भी प्लान को देखते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो रोड्स और स्ट्रीट हैं वो एक ग्रिड पैटर्न में बिछाई गई हैं। रोड्स और स्ट्रीट मतलब ये एक दूसरे को जाल की तरह काटती हुई जाती हैं। जैसे ये एक सड़क है, ये इधर से जा रही है, फिर दूसरी इधर से जा रही है, पर इनकी दूसरी स्पेशल ग्रिड पैटर्न तो था ही था, पर ये 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल्स पे एक दूसरे को ये काटती हैं। तो ये भी इसकी एक स्पेशल प्लानिंग का फीचर था, राइट एंगल्स पे इनको कट करते थे। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। तो यहाँ पे भी इनको यही अंदाज़ा लग रहा है कि जो स्ट्रीट और ड्रेन्स थे शायद उनको पहले बिछाया जाता था, फिर उसके बाद वहाँ पे हाउसेस क्रिएट किए जाते थे, मतलब बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। तो अगर डोमेस्टिक वाटर को फ्लो करना है मेन ड्रेनेज में तो घर की एक दीवार होगी सड़क के बिल्कुल साथ साथ, और वहाँ से दीवार के नीचे से होता वो पानी जो है स्ट्रीट वाले ड्रेनेज में गिरेगा। इसमें ये बता रखा है सिटाडल कि ज़्यादातर में जो है एक जो सिटाडल है वो स्मॉल एरिया है, लेकिन वो ऊंचा होता है और ये वेस्टर्न पार्ट में बना होता है, और जो लोअर टाउन है वो ईस्टर्न पार्ट में बना होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस बता रखा कि धोलावीरा और लोथल का सिस्टम जो अलग है, क्योंकि धोलावीरा मेनली सारे सिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखते हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब उनके घर किस तरीके से बने होते थे, घरों का डिज़ाइन एट्सेट्रा कैसा होता था। तो मोहनजोदाड़ो की अगर हम बिल्डिंग्स को स्टडी करते हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि उनका जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था वो कैसा था। इनका एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ जो ये रूम्स होते थे, बने होते थे, और आंगन जो है मेनली सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर होता था, स्पेशली इन ड्राई वेदर एंड इन समर्स। यहीं पे कुकिंग करते थे ये, यहीं पे अपनी वीविंग करते थे, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इनकी
आंगन में ही होती थी, कोर्टयार्ड में ही होती थी। सबसे ज़्यादा स्पेशल बात है इनकी कि ये प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो उसका ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है देख के कि वो प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे हड़प्पा के लोग। तो उसमें सबसे पहले ये कि इनके कोई विंडोज़ नहीं होती थी। जो ग्राउंड लेवल है उन दीवारों में इनकी खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा इनका जो मेन गेट है वहां से भी आपको इनके घर के इंटीरियर का कुछ भी नहीं दिखेगा। ये भी एक स्पेशल प्राइवेसी का फीचर है। जैसे ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इसमें ये यहाँ पे एंट्री गेट है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब कोई बंदा आके यहाँ पे खड़ा अगर हो जाता है गेट के ऊपर तो उसको घर का इंटीरियर नहीं दिखेगा, ये रूम्स नहीं दिखेंगे, लोग यहाँ पे अंदर क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। तो ये भी इनका एक स्पेशल फीचर था। और देखो घरों में दीवारों में कोई खिड़कियाँ भी नहीं हैं। तो ये दोनों फीचर्स इनकी प्राइवेसी के बारे में दिखाते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा जो है अपनी प्राइवेसी का ख्याल था। अभी इसमें इस बॉक्स में ये बताया गया कि जो हड़प्पन सिस्टम है ये इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम्स। और जो मैके था जिसने यहाँ पे रिसर्च की थी और खुदाई वगैरह कराई थी, उसने रिपोर्ट दी है कि इनका जो हर घर था वो स्ट्रीट के ड्रेन से उसका ड्रेन कनेक्टेड होता था। और जो इनके मेन ड्रेन्स होते थे सड़कों पे उसके ऊपर थोड़ी सी लूज ब्रिक्स भी रखी होती थी कि जब उसकी सफाई करनी हो तो उसको आप उठा के और इनको सीवरेज को जो है क्लीन भी कर सकते हैं। फिर साथ में बस थोड़ा सा ये बताया गया है कि जो हाउस ड्रेन्स थे वो पहले एक संप में खाली होते थे जाके और जिसमें सॉलिड मटेरियल जो है जमा हो जाता था, फिर वहाँ से वेस्ट वाटर फ्लो करता था स्ट्रीट ड्रेन्स में। तो ये भी एक इनका साइंटिफिक सिस्टम है कि पहले जो सॉलिड वेस्ट है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, वो जो है फिर आगे लिक्विड ड्रेनेज में फ्लो करता रहेगा। फिर साथ में उन्होंने बताया कि ये थोड़ी सी यूनिक बात है कि इतनी सफाई का ध्यान रखते थे, पर आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी उन्होंने देखा कि छोटे छोटे ढेर बने हुए हैं मटेरियल के, सैंड वगैरह के, इनके ड्रेनेज के आसपास। इसका मतलब जब उसको सफाई करते थे इन ड्रेनेज के जो थे तो उस मटेरियल को ये लोग फेंकते नहीं थे, उधर ही कई बार जो है डेब्रिस पड़ा रह जाता था। ये इस सोर्स में बताया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। जब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कर रहे थे फिर साथ में ये हाउसेज आ गए, सोर्सेज आ गया था। हम यहाँ पे कर रहे थे कि हर हाउस के अंदर एक बाथरूम था जो कि पक्की ईंटों का उसमें फर्श बना होता था, उसके अंदर ड्रेन्स भी होते थे और वो कनेक्ट होते थे स्ट्रीट के ड्रेन से मतलब बाथरूम का सारा अपनी स्ट्रीट वाले ड्रेन्स में आके मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी हाउसेज हैं जिनके अंदर सीढ़ियाँ पाई गई हैं। इसका मतलब उनके घर जो हैं डबल स्टोरी भी होते थे, 2 मंजिला घर भी होते थे। हर घर के अंदर एक कुआं बना होता था मोस्टली, और मेनली ऐसे रूम में ही वो कुआं बना होता था कि जहाँ पे बाहर से ही सीधा आके उस कुएं का पानी कोई भी यूज कर सकता है। मतलब ये नहीं है कि कुआं किसी अंदर के रूम में बना दिया तो फिर अगर किसी को कुएं से पानी यूज करना है तो वो सारा घर क्रॉस करके उसको लेने जाएगा। ऐसे रूम में बनता था कि बस बाहर से ही वहाँ पे एक्सेस हो जाए लोगों की। स्कॉलर्स ने ये भी अनुमान लगाया है कि काफ़ी ज़्यादा कुएं जो हैं वेल्स पाए गए हैं इनकी खुदाई में, और मोहनजोदाड़ो में अकेले सिटी में 700 वॉल्स पाए गए हैं। चलिए अब आगे सिटाडल के बारे में पढ़ते हैं। सिटाडल जैसा कि मैंने बताया था सिटी को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। जो ऊंचा पार्ट होता था उसको सिटाडल बोलते थे। तो सिटाडल पे किस तरीके की बिल्डिंग बनी होती थी वो उसकी स्पेशल बात थी। लोअर टाउन में अलग तरीके की बिल्डिंग्स बनी होती थी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं उससे पता चलता है कि ये कोई स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता था।
तो जो मोहनजोदाड़ो में सिटाडल में 2 मेन बिल्डिंग मिली है। एक है वेयर हाउस, मतलब स्टोर हाउस के रूप में क्योंकि वहाँ पे कुछ रूम्स बने हुए मिले हैं एक रो के अंदर 2 लाइंस में। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनके ऊपर भी कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर होगा जो कि टाइम के साथ साथ पेरिश हो गया होगा, पर ये स्टोर रूम्स रहे होंगे। दूसरा है एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पे, वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है बहुत फेमस है। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, पानी के जैसे बड़ा सा तालाब होता है, लेकिन ये अच्छा खासा पक्की ईंटों का बना हुआ है। और ये एक ऐसे कोर्टयार्ड में बना है जिसके चारों तरफ जो है कॉरिडोर बने हुए हैं, और इसके नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं जो कि आपको टैंक तक लेके जाती हैं नीचे तक। और इस टैंक को वाटर टाइट बनाया गया था। ईंटों को जो है एक दूसरे की एज पे लगा के, मतलब जो हमारे आजकल के घरों में सिस्टम होता है कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रखेंगे, उसको एक दूसरे के अंदर उलझा के रखी जाती है। और इसमें जो है जिप्सम को एज सीमेंट यूज किया जाता था। जिप्सम एक वाइटिश कलर का सब्सटेंस होता है और उसको जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता था पुराने ज़मानों में, जैसे आजकल सीमेंट को यूज करते हैं। इसके तीनों साइड में जो है रूम्स बने होते हुए थे, और इनमें से एक में बड़ा वेल था, और जो टैंक का जो वाटर था वो एक बड़े ड्रेन में खाली किया जाता था। अक्रॉस अ लेन, एक लेन को क्रॉस करने के बाद वहाँ पे नॉर्दर्न साइड में इसी टैंक के एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम बने हुए थे, जिसके एक कॉरिडोर है, मतलब उसके दोनों साइड 4-4 बाथरूम है, तो टोटल हो गए 8। और हर बाथरूम से जो है वो एक ड्रेन जाएगा जो मेन ड्रेन में जाके वो वाटर को वहाँ पे रिलीज कर देगा। इसकी जो यूनिकनेस है इस ग्रेट बाथ की और बाकी की इसकी चीज़ों को देखते हुए ये इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये किसी पब्लिक बाथ के लिए कोई स्पेशल रिचुअल के टाइम पे लोग इसमें सारे आके स्नान करते होंगे। ये इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि शायद इसको जो है एक रिचुअल के रूप में ही स्नान करने, जैसे हम लोग नहाने जाते हैं, कभी कुंभ का मेला लगता है या ऐसे, तो इसी तरीके से इनका भी कोई स्पेशल ओकेजन होता होगा और लोग यहाँ पे ग्रेट बाथ में स्नान के लिए आते होंगे। आगे इसमें दे रखा है ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। अगर आपको सोशल डिफरेंसेस का पता लगाना कि हड़प्पन लोग सारे अमीर थे या सारे गरीब थे या कुछ अमीर या कुछ गरीब थे, अगर आपको डिफरेंसेस का पता लगाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप उसको देखोगे। बरियल्स को देख के भी आप पता लगा सकते हो। वैसे तो बिल्डिंग्स को देख के भी लगाया जा सकता है लेकिन इनकी बिल्डिंग सारी जो है मोस्टली एक जैसी थी, तो उससे आपको ज़्यादा पता नहीं लगता। तो यहाँ पे इनके जो है बरियल्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है कि इनके बरियल्स को स्टडी करो किस टाइप के बरियल्स हैं। तो इनके जो कंटेम्प्रेरी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कंटेम्प्रेरीज थे वो थे इजिप्ट में, और इजिप्ट वालों ने पिरामिड्स बनाए हैं। और ये जो पिरामिड्स थे ये शायद रॉयल बरियल्स थे और इनमें काफ़ी ज़्यादा वेल्थ मिली है, क्योंकि ये रॉयल बरियल थे तो उनके पास वो काफ़ी रिच होते हैं, तो साथ में वेल्थ भी जो है ये डेड बॉडी के साथ रख देते होंगे। लेकिन हड़प्पा वालों का ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया गया, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें अपनी डेड बॉडीज़ के साथ नहीं रखते थे। हड़प्पा के जो बरियल्स हैं जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी जो डेड बॉडी थी वो जनरली गड्ढे में दफनाई जाती थी। कुछ ऐसे भी बरियल्स मिले हैं जिनमें उन्होंने गड्ढे को अंदर से ईंटों से उसको पक्का कर दिया, जैसे ईंटें लगा के, और कुछ ऐसे ही सिंपली गड्ढा
गड्ढा खुदाया और उसमें डेड बॉडी को बरी कर दिया। तो शायद इससे भी डिफरेंस का पता चलता है कि शायद कुछ लोग ज़्यादा अमीर होंगे कि वो उसको गड्ढे को के अंदर ईंटें भी लगा के उसको पक्का कर देते थे। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी राइटिंग हम पढ़ नहीं पाते, जो भी चीज़ें मिली हैं हम उसी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ऐसी भी ग्रेव्स मिली हैं हड़प्पन साइट्स के अंदर जिनके अंदर पोट्री भी मिली है और कुछ गहने भी मिले हैं। इस शायद ये जो है लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीफ इनका था, मतलब मरने के बाद जो जीवन होता है कि अगला जन्म होगा या किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे, तो ये इन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। इस वजह से शायद ये डेड बॉडीज के साथ रख देते थे। एक आधे ही बरियल में ज्वेलरी पाई गई है कि कुछ मैन और विमेन के जो डेड बॉडीज हैं उनके साथ ज्वेलरी भी दफनाई गई थी। In fact, in the excavations at the cemetery in Harappa in the mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper. अब ये जैस्पर क्या होता है, इनको ये कह रहे हैं कि 1980s के मिड में जो इन्होंने कुछ एक्सकेवेशंस किए थे वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। एक तो शेल रिंग्स, जो शेल होता है जैसे शंख, जो सीप जिसको बोलते समुद्र के किनारे जो मिलते हैं, उसकी बनी हुई रिंग्स मिली हैं और एक जैस्पर बीड मिला है। जैस्पर एक स्टोन होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ इफ़ अवेलेबल, जैस्पर दिखाती हूँ आपको। ये जैस्पर है, ये जैस्पर एक स्टोन होता है। देखो कितना सुंदर है, वैसे देखने में सुंदर लग रहा है। तो इस जैस्पर का एक बना हुआ मन का भी उस ग्रेव के अंदर मिला है और शेल की बनी हुई रिंग्स भी उसमें मिली हैं और सैकड़ों छोटे छोटे बीड्स भी उसमें मिले हैं। बीड तो आप समझते होगे ना, जिसमें जो ऐसे गोल होता है उसकी माला बनती है जिसमें एक बीच में छेद भी होता है, तो उसको बीड बोलते हैं। मन का, हिंदी में उसको मन का बोलते हैं। कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस मिले हैं जिसमें डेड बॉडीज के साथ जो है कॉपर मिरर दफनाया गया था। किसी को ज़्यादा शौक होगा मिरर्स देखने के लिए तो उसके साथ मिरर रख दिया होगा कि ले अगली दुनिया में आपके काम आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल इनका हम देखते हैं तो हड़प्पन लोग जो हैं दे डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड बॉडीज। ठीक है, डेली यूज़ की कुछ चीज़ें इनकी डेड बॉडीज के साथ दफनाई हुई पाई गई हैं, पर एक्सपेंसिव चीज़ें ये लोग नहीं दफनाते थे। चलिए आगे देखते हैं। लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब इसमें लग्जरीज भी ये लोग यूज़ करते थे, कुछ लग्जरियस आइटम्स, उसका हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमें सोशल डिफरेंसेस का पता लगाना है कि उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस थे अमीरी गरीबी के, तो हम जो चीज़ें मिली हैं उनके घरों से उसको स्टडी करके भी इन डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं कि ये लग्जरी की चीज़ें थी और कुछ कॉमन यूज़ की चीज़ें थी। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर डेली यूज़ के आइटम मिलते हैं। जो यूटिलिटेरियन वाली जो कैटेगरी है उसमें डेली यूज़ की चीज़ें मिलेंगी, जैसे पत्थर की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। फॉर एग्जांपल वो सैडल क्वर्न्स की हमने बात करी थी, पोट्री की बात करी थी, सुइयाँ हैं उनकी, फ्लैश रबर्स हैं, ये बॉडी को रगड़ने के लिए यूज़ करते थे। ये सब जो है फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये पूरी सभी सिटीज़ में पाए गए हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेज में पाए गए हैं, मतलब ये कॉमन यूज़ की चीज़ें थी। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि लग्जरीज वो होती थी जो कि किसी रेयर मटेरियल की बनी होती थी, कॉस्टली मटेरियल की बनी होती थी। फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल जो है कॉस्टली है कि नहीं है, तो अगर वो मटेरियल लोकली अवेलेबल नहीं है तो उसको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़रूर महंगा होगा,
या फिर उसको बनाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड सी टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाई है तो भी उसको महंगा मान के हम चल सकते हैं। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे पोर्ट्स मिले हैं फाइंस के, ये एक मटेरियल होता था जो हड़प्पा वाले आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते थे। इसमें सैंड या सिलिका को गम के साथ मिक्स करके फिर इसको ये पकाते थे, तो ये ग्लोसी सा सब्सटेंस बन जाता था और उसकी फिर ये चीज़ें बना लेते थे। तो इस जो फाइंस की जो चीज़ें बनी होती थी उनको जनरली ऐसा मान के चलते थे कि ये ज़रूर महंगी होंगी, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। फिर इन आर्कियोलॉजिस्ट को आगे दिक्कत ये होती है कि जब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में पाई गई हैं और वो फाइंस की बनी हुई है, फिर इनको ये लगता है कि फाइंस अगर इतना महंगा था तो हर घर में फिर कैसे अवेलेबल था। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये जो स्पिंडल वॉल्स हैं ये फाइंस के बने हुए हैं। फाइंस जो है रेयर मटेरियल था, आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस करते थे, कॉम्प्लेक्स की इसकी टेक्नोलॉजी थी, पर इसके बने हुए स्पिंडल वॉल्स हर घर में पाए गए हैं। तो ये फिर लग्जरी थी या फिर ये यूटिलिटेरियन कैटेगरी के अंदर इनको हम ऐड करें, ये उनको कन्फ्यूज़न है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं। स्पिंडल वॉल्स की फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। ये स्पिंडल वॉल होते हैं, इनको जो है धागा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास क्या सबूत है कि हड़प्पन लोग जो हैं दे वर अवेयर ऑफ द यूज़ ऑफ द क्लॉथ, तो उसमें आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि स्पिंडल वॉल्स पाए गए हैं। देखो स्पिंडल वॉल्स के अभी भी ऐसे थ्रेड को मेंटेन करने में और थ्रेड बनाने में इनका किसी तरीके से यूज़ ये लोग करते थे। तो अगर स्पिंडल वॉल्स मिले हैं तो ये इस बात का सबूत है कि ये लोग कपड़े के प्रयोग से वाकिफ थे। दूसरा इसका सबूत अगर पूछने लग जाए 2 मार्क्स में, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट में आप ये बताओगे कि जो फोटोग्राफ जो प्रीस्ट सेंट का जो स्टैचू मिला है उसने भी शॉल ओढ़ रखा है जिसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, वो भी इस बात को दर्शाता है कि ये लोग जो हैं कपड़े के प्रयोग से वाकिफ थे। If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements. कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी साइट्स में ही पाई गई हैं, छोटी साइट्स में वो अवेलेबल नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल है उन चीज़ों का मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फाइंस। फाइंस जो इनका आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करके आर्टिफिशियली इन्होंने जो सब्सटेंस बनाया था, तो उसके बने हुए छोटे छोटे, मिनिएचर का मतलब होता है बिल्कुल छोटे छोटे पोर्ट्स पाए गए हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो परफ्यूम की बोतलें थी। तो ये जो बोतल्स थी ये सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी साइट्स में ही पाई गई हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़रूर ये एक्सपेंसिव था, लग्जूरियस मटेरियल था और ये सिर्फ बड़े शहरों में ही अवेलेबल होता था। गोल्ड भी जो है रेयर ही मिला है इनकी सेटलमेंट से, और जितना भी गोल्ड मिला है वो होर्ड्स के रूप में मिला है। होर्ड का मतलब होता है जैसे या मटके में भर के रखा हुआ है या डिब्बे में भर के रखा हुआ है, कंटेनर में भर के रखा हुआ है। तो सोना रेयर है इनकी सेटलमेंट्स में और जो मिला है वो होर्ड्स में मिला है। ये सोने के बारे में आपको पता होना चाहिए, गोल्ड के बारे में। आगे चलते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन की। आइए क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हम पता लगाते हैं। सबसे पहले चानूदड़ो जो है इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी जो आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। एक बहुत छोटी सी साइट है जो 7 हेक्टेयर्स के एरिया में स्प्रेड है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ ऑफ लैंड होती है। एकड़ का तो तुम सबको पता होगा ना, जिसको हम 1 किला बोलते हैं वो 1 एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ ज़मीन होती है, 2.5 किले ज़मीन के होते हैं। तो ये जो चानूदड़ो सेटलमेंट है ये सिर्फ 7 हेक्टेयर में फैली हुई है और मोहनजोदाड़ो बहुत बड़ा सिटी था, ये 125 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। और ये जो साइट थी चानूदड़ो की ये कंप्लीटली क्राफ्ट प्रोडक्शन से इसका संबंध था, जैसे बीड मेकिंग, मनके बनाने की,
यहाँ पे काम होता था। शेल कटिंग का होता था, जो शेल होते हैं शंख टाइप, उनको कट करके उसके मनके बना सकते हैं या कोई और चीज़ बनाई जा सकती है, ज्वेलरी बनाई जा सकती है। मेटल वर्किंग होता था वो भी आप ज्वेलरी के लिए मेटल वर्क कर सकते हो। सील मेकिंग भी यहाँ पे होती थी और वेट मेकिंग भी। वेट मैंने बताया था आपको कि बट्टे होते हैं ऐसे गोल गोल, जिस पे लिखा होता है ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ऐसे वो चीज़ों को वजन मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वेट मेकिंग का काम भी यहाँ पे होता था चांगू दड़ों में। जैसे जो बीड्स बनाते थे उनके लिए जो वैरायटी यूज़ करते थे वो बिल्कुल ध्यान देने योग्य है, मतलब स्पेशल है कि किस किस चीज़ के मनके बनाते थे। कर्नेलियन को यूज़ करते थे। कर्नेलियन जो है एक बहुत ही सुंदर और रेड कलर का सब्सटेंस होता था। बेसिकली ये येलो कलर का होता था और इसको मनका बनाते वक्त इतना पकाते थे ये लोग, ये लाल रंग का हो जाता था। आगे जैस्पर है, वो ब्यूटीफुल स्टोन मैंने अभी आपको दिखाया था, जैस्पर भी यूज़ करते थे। क्रिस्टल्स भी, क्रिस्टल्स का आपको पता होगा, वो भी यूज़ करते थे। क्वार्ट्ज भी एक स्टोन होता है। स्टीटाइट बिल्कुल ही सॉफ्ट स्टोन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मनके बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। मेटल भी यूज़ कर लेते थे, जैसे कॉपर है, ब्रोंज है और गोल्ड है। शेल को भी ये लोग यूज़ कर लेते थे और फाइन्स को भी यूज़ कर लेते थे, जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था। और टेराकोटा को भी यूज़ कर लेते थे। Some beads were made of 2 or more stones cemented together. कुछ ऐसे भी बीड्स हैं कि वो 2-3 तरह के स्टोन्स को एक दूसरे के साथ चिपका के बना दिए जाते थे। ये भी इनकी टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि स्टोन्स को एक दूसरे के साथ कैसे चिपकाएंगे। और इनके ऊपर गोल्ड कैप लगी होती थी, इन बीड्स के ऊपर। गोल्ड कैप का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा रुद्राक्ष का होता है और इसके ऊपर ये गोल्ड कैप लगी हुई है, आपको दिख रहा है ये पिक्चर में। तो ऐसे उनके भी जो स्टोन होता था, जो 2 स्टोन्स को यूनाइट करके उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते थे मेटल की, और फिर मन का जो है बीड जो है तैयार हो जाता था। द शेप्स वर न्यूमरस। जैसे जो बीड्स होते थे, इनके मनके होते थे, वो एक शेप के नहीं होते थे, अलग अलग शेप के होते थे। कुछ मनके डिस्क शेप के थे, कुछ जो है सिलेंड्रिकल शेप के भी होते थे, कुछ जो है स्फेरिकल शेप के भी होते थे, कुछ बैरल शेप भी थे। बैरल होती है जैसे बिल्कुल पतले से और ऐसे लंबे लंबे, ऐसी शेप के भी जो है इनके मनके होते थे। और कुछ सेगमेंटेड दिखते थे। यहाँ सेगमेंटेड का मतलब है कि वो उस मनके के अंदर ही ऐसा डिजाइन बना हुआ है, ऐसा लगता है कि इसके 4-5 टुकड़े हैं, वो सिर्फ डिजाइन ऐसा होता था उसका। कुछ मनके जो है पेंटिंग्स वगैरह से भी डेकोरेट कर दिए जाते थे और कुछ के अंदर जो है डिजाइन खुदाई कर दिया जाता था। मतलब इनके जो मनके थे उन पे काफी ज्यादा फोकस करके उसको सुंदर बनाने की ये कोशिश करते थे। अब इसमें आगे आता है कि जो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे बीड मेकिंग के लिए। अब किसी भी का भी अगर आपको बीड बनाना, मनका बनाना है, तो उसकी टेक्नोलॉजी, जैसा भी उसका मटेरियल है उसके हिसाब से अलग टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप स्टीटाइट का बनाते हो, स्टीटाइट जो एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता था, पाउडरी फॉर्म में भी पाया जाता है जनरली ये। तो इसके बीड्स को, उस पाउडर को जो है कुछ मिक्स करेंगे और एक शेप बना के, जैसे मोल्डेड होते, जैसे एक सांचा बना होता है, उस सांचे में डाल लेंगे तो उसी शेप का मनका बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। तो जैसी भी शेप का सांचा तैयार करके उसमें ये स्टीटाइट का पाउडर डाल के उसे टाइट करेंगे, उसी शेप का मनका जो है आपका तैयार हो जाएगा। जो हार्डर स्टोन है उनकी शेप को इतनी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी तो कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बना ली, जैसे वो तो चॉप कर करके आपको काट काट के बनाने पड़ेंगे। तो जो स्टोन हार्ड वाले स्टोन है उनका मनका अगर आपको बनाना है, उनका बीड बनाना है, तो आपको अलग से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आज तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये एक रहस्य बना हुआ है कि जो स्टीटाइट का एक बिल्कुल छोटा सा मनका बनाते थे,
वो कैसे बनाते थे इसको ये आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। नॉर्मल मन के जो थे स्टीटाइट के, उनका इन्होंने ठीक है पता लगा लिया कि वो एक सांचा पहले तैयार करते हैं, फिर उसमें स्टीटाइट का पेस्ट डाल देते हैं, फिर वो भर गया, फिर वो जब सूख जाता है उसमें एक छेद कर दिया, मन का इज रेडी। ठीक है, ऐसे वो मन का तैयार कर देते थे। लेकिन एक बिल्कुल माइक्रो छोटे साइज का स्टीटाइट का बीड होता है, उसको ये जान नहीं पाया आर्कियोलॉजिस्ट कि इसके लिए कौन सा वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उससे ये भी पता चला है कि जो कर्नेलियन होता था, जो रेड कलर का मनका है कर्नेलियन का, वो रेड नहीं होता था बेसिकली। ये पहले एक येलोइश कलर का कोई मटेरियल था, पर इसको जब ये बीड बनाते थे तो अलग अलग स्टेजों पे उसको जला जला के पका के और उसका कलर जो है बिल्कुल रेड बना देते थे। पहले इसके नोड्यूल्स होते थे, नोड्यूल्स का मतलब छोटे छोटे गोल गोल कटी हुई शेप पे गांठ की तरह, उनको फिर रफ सी शेप बना दी। जैसे उसको आपको गोल मन का गोल बीड बनाना है तो उसको एक रफ सी शेप दे दी, काट के इसे रफ सी दे दी। फिर उसके बाद जो है उसको ग्राइंड करेंगे सारे मनकों को डाल के। जब रगड़ते हैं ग्राइंड करते हैं पत्थर से तो ये सारे जो इनके कोने वोने जो बराबर हो जाएंगे, इनकी एक शेप को फिनिशिंग मिल जाएगी। ग्राइंडिंग के बाद फिर इसकी पॉलिशिंग करेंगे, फिर उसकी ड्रिलिंग का मतलब है उसमें छेद करेंगे तभी वो मनका बनेगा, तभी उसकी माला बन सकती है। अगर छेद नहीं है तो वो मनका भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड ड्रिल पाई गई है जो कि चानूदड़ और लोथल वाली साइड से इन्होंने निकाली है। ये ड्रिल्स होती हैं छेद करने की मशीन। जैसे ये मनका है, आपको इसमें छेद करना तो एक ड्रिल मशीन चाहिए ना, तो ये स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिली है धोलावीरा में, चानूदड़ और लोथल की साइट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। नागेश्वर और बालाकोट की भी 2 साइट्स के बारे में यहाँ पे जिक्र आया है। यहाँ पे भी ये जो दोनों साइट्स हैं ये बिल्कुल सी कोस्ट के पास बनी हुई है, नियर द सी कोस्ट। यहाँ पे भी स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं तैयार किए जाते थे, जैसे कि बैंगल्स हैं, लेडल्स हैं और इनले हैं। ठीक है, बैंगल्स तो आपको समझ में आ गया होगा, चूड़ियाँ हैं, शंख की चूड़ियाँ। लेडल होती है जैसे एक छोटी सी स्पून होती है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, एक फिर बड़ा स्पून होता है हर घर में जिसको सब्जी डालने के लिए यूज करते हैं, तो उसको लेडल बोलते हैं, मतलब कड़छी को लेडल बोलते हैं। ये भी पाई गई है शंख की बनी हुई। और इनले होता है कोई डिजाइन जैसे कट करके बना दिया जाता है। ये वाली चीजें यहाँ से तैयार करा के नागेश्वर और बालाकोट से बनवा के और इनको जो है दूसरे सिटीज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। और जो बीड्स वगैरह बनते थे चानूदड़ और लोथल में, उनको भी जो है अर्बन सेंटर्स में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में भेजा जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। फिर इसमें आगे दे रखा है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस जगह पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता था। तो अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम देखेंगे कोई रॉ मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको यूज़ कर करके चीज़ें बनती थी, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ पे वो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी। स्टोन के नोड्यूल्स पड़े हैं छोटे छोटे, उससे भी पता चलेगा कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। बड़े बड़े शंख, पूरे शंख मिल जाते हैं, वो भी इस बात का संकेत है कि यहाँ पे ज़रूर जो है कोई शंख की चीज़ बनाई जाती थी। कॉपर और मिलता है, वहाँ पे भी बना सकते हैं, प्रोडक्शन किया जा सकता है। टूल्स अगर मिलते हैं तो वहाँ पे भी ये इस चीज़ का सबूत है कि प्रोडक्शन होता था। जैसे अनफिनिश्ड अगर आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं या रिजेक्ट्स मिलते हैं या वेस्ट मटेरियल मिलता है, वो भी इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता था। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है आप एक बीड बना रहे हो, उसमें कोई खराबी आ गई, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, साइड में फेंक दिया, तो ऐसे फिर सालों बाद उधर काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं ये अनफिनिश्ड चीज़ें। तो ये उस बात का संकेत है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता था। वेस्ट मटेरियल मिलता है, काफ़ी सारे
छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं किसी चीज़ के, तो ये भी इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था। अगर देखा जाए तो जो वेस्ट वहाँ पे किसी चीज़ का अगर मिलता है तो ये वेस्ट मटेरियल सबसे बेस्ट इंडिकेटर है कि क्राफ्ट वर्क यहाँ पे होता था। जैसे आपको छोटे छोटे अगर शेल या स्टोन के कटे हुए पीसेस मिलते हैं, तो ये पीसेस वैसे तो इकट्ठे होंगे नहीं, इसका मतलब ये है यहाँ पे इससे कोई चीज़ बनाई जाती थी और वहाँ पे ये डिस्कार्ड किया हुआ मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो ये इस बात का संकेत है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होता था। अब इसमें देखते हैं, समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, कि कई बार बड़े बड़े अगर वेस्ट पीसेस बच गए हैं तो उससे कोई छोटा भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, जैसा कि आज के ज़माने में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिस्क्यूल बिट्स हैं, बिल्कुल ही छोटे से छोटे टुकड़े हैं, वो वहाँ पे छोड़ दिए जाते थे जहाँ पे काम किया जाता था। मिनिस्क्यूल बिट्स में बिल्कुल छोटे छोटे, मान लो आपको शेल के बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े मिलते हैं, तो वो इस बात का संकेत है कि यहाँ पे शेल से कोई चीज़ बनाई जाती थी। दीज ट्रेसेस, ये जो ट्रेसेस मिले हैं, कुछ जो अंश मिले हैं, सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। कि ये जो हमें ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं, चीज़ों के टुकड़े मिले हैं छोटे छोटे, वो ये भी संकेत करते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो काम था वो लोथल और चानूदड़ो जैसे सिटीज़ के अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी होता था। आगे जो 6 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू।